हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार एक एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान इजराइल की एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक एक्चुअल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट करी है, वो भी सक्सेसफुली। और ये मिसाइल हौदी रेबल्स द्वारा फायर करी गई थी यमन से। तो ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर मोस्ट लाइकली ये बुरकान मिसाइल हो सकती है, जो कि ईरान द्वारा हौतीस को दी गई है, ऐसा माना जाता है। ये मिसाइल स्कड मिसाइल फैमिली को बिलोंग करती है। तो इस मिसाइल की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक की मानी जाती है। और इस मिसाइल को इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने रेड सी रीजन के ऊपर सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया, जो कि इजराइल की बाउंड्री से काफी दूर था। तो आज के इस वीडियो में हम एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में ही बात करेंगे। ये वही मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको इंडिया द्वारा एक्वायर करने की बात करी गई थी 99 में ही, जब ये इजराइल द्वारा खुद इंडक्ट करी जानी थी, जिसमें इजराइल को तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर अमेरिका ने यहाँ पर वीटो करते हुए इंडिया को ये सेल जो है डिनाई कर दी थी, जिसके बाद से इंडिया ने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर काम किया। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट का इंडिया के BMD प्रोग्राम पर असर पड़ा है। यहाँ पर जो मेन ग्रीन पाइन रडार यूज़ किया जाता है, इसका एक डेरिवेटिव स्वॉर्डफिश रडार इंडिया द्वारा हमारे BMD सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो एरो BMD सिस्टम्स पर काम 90s में ही चालू कर दिया गया था, और ये उस टाइम इवन आज भी दुनिया के सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक हैं। इसमें जो इंटरसेप्टर्स थे, इनको एरो कहा जाता था। टेस्टिंग के दौरान एरो 1 मिसाइल को टेस्ट किया गया, पर इंडक्शन जो है ये एरो 2 मिसाइल का किया गया था, जो कि स्लाइट मॉडिफिकेशन था एरो 1 मिसाइल पे। तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मोस्टली एरो 2 मिसाइल ही इस्तेमाल करी जाती हैं। इनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिनको हम आगे समझेंगे। तो शुरुआत में इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बनाया गया था शॉर्ट से मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो जनरली इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज बताई नहीं जाती है, पर कहा जाता है कि ये एंडो और एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों इंटरसेप्शन करने में सक्षम है और 90 से 150 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये नंबर एक्यूरेट है, इनका कोई प्रूफ नहीं है। तो इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिका के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, और इन मिसाइल्स की टेस्टिंग अमेरिका में भी करी गई है। तो एरो 2 मिसाइल ड्यूल स्टेज मिसाइल है, और दोनों ही स्टेज में थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल दिए गए हैं। ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती है, जो कि मैक 9 के आसपास की है, और टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि टारगेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खुद फट जाती है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। इस मिसाइल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन करे, ताकि अगर न्यूक्लियर वॉरहेड भी है तो ग्राउंड पे उसका असर ना हो। तो मिसाइल में 2-वे डेटा लिंक दिया गया है, और टारगेट ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग की फैसिलिटी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर एक्टिव रडार भी दिया गया है। तो अपने EO सेंसर को यूज़ करते हुए ये हाई एल्टीट्यूड के टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, और अपने एक्टिव रडार को यूज़ करते हुए ये लो एल्टीट्यूड के टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। तो इन मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 2-वे डेटा लिंक दिया गया है। तो जैसे ही ये पता लगता है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, ये मिसाइल तुरंत ही लॉन्च कर दी जाती है, भले ही जो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है वो तैयार ना हुई हो, और ना ही जो इंटरसेप्शन पॉइंट है वो तैयार हुआ हो। तो वो डेटा इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री के बीच में ही फीड कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मिसाइल टारगेट को समय रहते इंटरसेप्ट कर पाती है। तो ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। टारगेट ट्रैकिंग के लिए इंफ्रारेड सीकर और एक्टिव रडार दोनों दिया गया है। साथ ही साथ ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स में और डिकॉय में डिफरेंशिएट भी कर सकती है। तो कहा जाता है कि जब एक एरो 2 मिसाइल फायर करी जाती है, तो जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है ये 90% की होती है। वहीं पर अगर एक मिसाइल टारगेट को मिस कर जाए, तो बहुत कम ड्यूरेशन में 2 और मिसाइल फायर करी जाती हैं, जो कि हिट प्रोबेबिलिटी को 99.9% बना देते हैं। और अगर एक ही मिसाइल टारगेट को हिट कर दे, बाकी 2 मिसाइल जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हों, तो उनको लॉन्च होने के बावजूद दूसरे टारगेट की तरफ मोड़ा जा सकता है दोबारा से इनपुट्स को देकर। तो कहा यह जाता है कि जो एरो 2 मिसाइल है, ये एक बार में 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर एक साथ आ रही हो 30 सेकंड की दूरी पर, उनको इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बनाता है। तो इन एरो 2 मिसाइल के कई वर्जन आए हैं, और फिलहाल के लिए ब्लॉक 5 वर्जन पर काम किया जा रहा है। तो ये मिसाइल डेटा लिंक को यूज़ करती है, लिंक 16, जिसकी वजह से इंटर ऑपरेबिलिटी इनेबल हुई है। ये ब्लॉक 4 में टेस्ट करी गई थी, जिसके अंतर्गत 2 एरो मिसाइल सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करने में सक्षम है, डेटा को शेयर करते हुए। यहाँ तक कि ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रियट हो गए। तो ये पेट्रियट के रडार का डेटा यूज़ करते हुए भी टारगेट ट्रैकिंग कर सकते हैं, और मिसाइल गाइड यहाँ पर करी जा सकती है। तो जो मेन रडार BMD सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, इसे ग्रीन पाइन रडार कहते हैं।
जो कि एल्टा ELM 2080 है। ये एक एल बैंड रडार है और इसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर एक सुपर ग्रीन पाइन रडार भी है जिसकी रेंज इवन 900 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ये 30 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है और एरो मिसाइल्स को गाइड भी उन पर करने में सक्षम है। तो इसी रडार का वर्जन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्वॉर्डफिश हमारे द्वारा हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो बैटल मैनेजमेंट, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सेंटर है, इसे गोल्डन सिटियों कहते हैं। और ये एक बार में 14 इंटरसेप्टर्स यानी कि 14 एरो मिसाइल्स को टारगेट पर गाइड करने में सक्षम है। बेसिकली यहाँ पर नेट सेंट्रिक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से मल्टीपल रडार सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है मिसाइल को गाइड करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन इन द लूप ऑपरेशन भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से इन एरो मिसाइल को ह्यूमन खुद गाइड कर सकता है। बाकी इस BMD सिस्टम का एक और पार्ट है जिसे ब्राउन हेजलनट कहते हैं, जो कि लॉन्च कंट्रोल सेंटर है और ये गोल्डन सिटियों और रडार साइट से करीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर रहता है और यहाँ से मेन कम्युनिकेशन होता है। ओवरऑल जो इन सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी इफेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाते हैं। तो एरो BMD सिस्टम में काफ़ी लंबे समय तक एरो 2 मिसाइल ही इस्तेमाल करी गई, जो कि शॉर्ट से मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। लेकिन 2008 में US और इजरायली गवर्नमेंट ने एरो 3 मिसाइल सिस्टम्स पर काम किया, जो कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम है और कहा जाता है कि 100 किलोमीटर के ऊपर के एल्टीट्यूड पे ये टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती हैं और मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 2400 किलोमीटर की बताई गई है। ये भी कहा जाता है कि ये जो एरो 3 मिसाइल्स हैं, ये सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट करने में या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो एरो 3 के साथ जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनका भी इंटरसेप्शन पॉसिबल है। तो एरो 3 के लिए ये कहा जाता है कि एरो 3 एरो 2 से ज़्यादा फास्ट है और एरो 2 से थोड़ी छोटी भी है और वज़न लगभग आधा है। और एरो 2 जैसे अपने टारगेट के पास जाकर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फट जाती है, वहीं पर एरो 3 जो है ये टारगेट को डायरेक्टली हिट करती है। तो एरो 3 के लिए भी कहा जाता है कि एरो 3 एक बार में 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जो कि 30 सेकंड के सैल्वो में फायर करी गई हों। तो एरो 3 के साथ एरो BMD सिस्टम और भी ज़्यादा कैपेबल हो गया है और इस साल अगस्त में ही जर्मनी द्वारा इन सिस्टम्स को परचेज किया गया, करीबन $3.5 बिलियन की वैल्यू में। तो ये सिस्टम इनको 2025 तक ही मिल पाएंगे। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया का खुद का BMD सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और हम खुद की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी प्रूव कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हम भी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर एरो सिस्टम काफ़ी कैपेबल है और अब कॉम्बैट प्रूवन भी है। यहाँ तक कि एरो 4 इंटरसेप्टर्स पर भी काम किया जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स या फिर ग्लाइड व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे। तो डेविड्स स्लिंग को हम यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम इंडिया को भी ऑफर किए गए थे और वो भी इनिशियली, पर इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को चूज़ किया। तो आज हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और दोनों में से कौन बेहतर है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आज हम ब्रीफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल मिसाइल्स हैं, मल्टीपल रडार ऑप्शंस हैं। तो S-400 का जो मेन रडार है ये 91N6E है, जिसे बिग बर्ड भी कहा जाता है और ये एक्विजिशन और बैटल मैनेजमेंट रडार है, यानी कि इसको टारगेट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। कहा जाता है कि 150 किलोमीटर की रेंज में ये स्टेल्थ टारगेट्स को देखने में सक्षम है और जो बैलिस्टिक टारगेट लोअर RCS के हैं, करीबन 0.4 मीटर स्क्वायर के हैं, इनको ये 200 किलोमीटर की रेंज में देख सकता है और जो 4 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ये 390 किलोमीटर की रेंज में देख सकता है और बॉम्बर्स को 400 किलोमीटर की रेंज में आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। काफ़ी कैपेबल रडार है। दूसरा, मिसाइल को गाइडेंस देने के लिए जो फायर कंट्रोल रडार यूज़ किया जाता है, इसे 92N6E कहा जाता है। तो जो 91N6E था, बिग बर्ड और बैटल मैनेजमेंट रडार, उसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर ये जो 92N6E है, इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की बताई जाती है और ये एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो ये रडार एक बार में 12 मिसाइल्स को 6 टारगेट पर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। तो काफ़ी इफेक्टिव सॉल्यूशन है और आई या फिर जे बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करता है। फिर एक ऑप्शनल रडार है जिसे 96L6E कहा जाता है या फिर चीज़ बोर्ड कहा जाता है, जिसे एक हायर मास्ट पे लगाया जाता है
और ये हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं ग्राउंड क्लटर के अगेंस्ट मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। इसके कॉन्ट्रास्ट में डेविड्स स्लिंग में एक ही रडार है जो कि एल्टा ELM 2084 AESA रडार है। तो ये रडार टारगेट ट्रैकिंग भी करता है, साथ ही साथ फायर कंट्रोल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। तो इसी रडार के वर्जन हमारे नेवी के डिस्ट्रॉयर्स में लगे हैं जिन्हें ELM 2248 MF स्टार कहा जाता है, और हमारे केस में ये बराक 8 मिसाइल्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो ELM 2084 रडार है ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार है और एस बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। साथ ही साथ 474 किलोमीटर की रेंज में करीबन 1100 टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है और एक पोजीशन में 120 डिग्री एजीमथ में स्कैन कर सकता है और 50 डिग्री एलिवेशन में स्कैन कर सकता है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि फायरिंग मोड में ये एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है 1 मिनट में, और वो भी 100 किलोमीटर की रेंज में। तो अकेले रडार के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन अगर आप S400 के रडार कॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी से इससे कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सुपीरियर है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसाइल्स की। S400 के केस में आपको मल्टीपल मिसाइल ऑप्शन मिलते हैं। टोटल बात करें तो आपको 5 तरीके की मिसाइल्स मिलती हैं। छठी तरीके की जो मिसाइल है इस पर काम किया जा रहा है। तो शुरुआत होती है यहाँ पर 40 N6E मिसाइल के साथ जो कि मैक्सिमम 380 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है, और ये सेमी एक्टिव या फिर एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। काफ़ी भारी मिसाइल है, करीबन 1800 किलोग्राम की मिसाइल है और 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मैक्सिमम मैक 3.5 की स्पीड को अचीव कर सकती है। दूसरी जो मिसाइल है ये 240 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है। इसे 48 N6E3 कहा जाता है और ये 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है। साथ ही साथ ये भी 1800 किलोग्राम की मिसाइल है और मैक्सिमम मैक 5.9 की स्पीड अचीव कर सकती है। तीसरी मिसाइल की बात करें तो ये 48 N6E2 है जो कि 200 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है, 27 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है, मैक 5.9 की स्पीड अचीव कर सकती है और सिमिलर स्पेसिफिकेशन है 48 N6E3 के कंपैरिजन में, बस रेंज थोड़ी सी कम है। वहीं पर चौथी तरीके की मिसाइल की बात करें तो ये 9M N6E है। 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर का है और वज़न जो है मिसाइल का ये खाली 333 किलोग्राम का है, यानी कि ये काफ़ी हल्की मिसाइल है और मैक्सिमम मैक 2.6 की स्पीड को अचीव कर सकती है और एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। वहीं पर जो पांचवी मिसाइल है ये 9M N6 है जो कि 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। करीबन 420 किलोग्राम की मिसाइल है और एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। तो S400 का जो लॉन्चर है ये एक बार में 4 मिसाइल्स कैरी करता है और एक बैटरी में करीबन 12 लॉन्चर्स हो सकते हैं और इन मिसाइल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ के हिसाब से वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। वहीं पर कंपेयर करें यहाँ पर डेविड्स स्लिंग से, तो डेविड्स स्लिंग में एक ही मिसाइल है जिसको स्टनर मिसाइल कहा जाता है। तो ये जो स्टनर मिसाइल है ये मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और ये 3 स्टेज के मिसाइल है। पहली 2 स्टेज जो हैं बूस्टर स्टेजेस हैं, वहीं पर तीसरी स्टेज जो है ये मनोवरिंग स्टेज है। तो ये इंटरसेप्टर मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकता है जैसे हमने डिस्कस किया, और मिनिमम 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। स्पीड यहाँ पर मैक 7.5 तक की अचीव करी जाती है और ये मैक्सिमम 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनमें 2 तरीके के गाइडेंस को यूज़ किया जाता है, इसलिए अगर आप इन मिसाइल के नोज कोन को देखेंगे तो ये आपको डॉल्फिन शेप में दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर एक AESA मिलीमीटर वेव रडार भी है, साथ ही साथ EOIR सेंसर भी है, यानी कि इसको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो स्कैंडर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि डिकॉय को डिप्लॉय करती हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उन डिकॉय से इन मिसाइल सिस्टम्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मनोरेबल है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि ये कोई वॉरहेड कैरी नहीं करती हैं। ये मिसाइल अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ टारगेट से सीधे कोलाइड करती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इनका जो लॉन्चर है ये एक बार में 12 मिसाइल्स अकेले कैरी कर सकता है। तो अगर आपने 4 भी लॉन्चर लगा दिए तो ये आपकी 48 मिसाइल्स कैरी करेगा। वहीं पर एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंटेनर बेस्ड हो सकती है। तो अगर आप S400 और डेविड स्लिंग्स में कंपैरिजन देखेंगे तो डेविड स्लिंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। वहीं पर S400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए पूरा सेटअप जब आप लगाएंगे तो इसको आप छुपा नहीं सकते, इसको ईजिली सैटेलाइट से देखा जा सकता है।
क्योंकि आपको अच्छा खासा एरिया चाहिए होगा पूरा सेटअप करने में। वहीं पर डेविड स्लिंग्स को आप छुपा कर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं। पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आपको एडवांटेज भी देता है। S-400 आपको ज़्यादा रेंज में टारगेट को ट्रैक करने की सहूलियत देगा, साथ ही साथ ज़्यादा रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने की भी सहूलियत देगा, साथ ही साथ ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में इंटरसेप्ट करने की भी सहूलियत देगा। और ये हायर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन डेविड्स स्लिंग की स्टनर मिसाइल का दुगना है, जो कि 15 किलोमीटर के मैक्स एल्टीट्यूड के कंपैरिजन में 30 किलोमीटर है। तो आजकल के जो नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी सर्विस सीलिंग होती है 15 किलोमीटर की, और कई ऐसे बॉम्बर और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस एल्टीट्यूड से काफी ऊपर फ्लाई करते हैं, जिनको डेविड्स स्लिंग इंगेज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपका S-400 कारगर साबित होगा। तो S-400 डेफिनेटली एक बेटर सिस्टम है, पर जो मेजर डिफरेंस है दोनों में ये कॉम्पैक्टनेस का है। डेविड स्लिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसीलिए इनको ऐसी लोकेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है, और एनिमी के लिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाना S-400 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये सिस्टम्स S-400 के पैरेलल में भी यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ पर बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम इन सिस्टम्स को लेने के बजाय इन जैसे सिस्टम को डेवलप करें, क्योंकि अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लॉन्ग रेंजेस की ज़्यादा एक्यूरेट सरफेस टू एयर मिसाइल्स बना सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।